नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पे। मैं गिरजेश कुमार तिवारी, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले आपके 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये 12th लेक्चर है और आपने वन बाय वन सीक्वेंसली 11 लेक्चर्स देखे होंगे। आज हम आप सब लोग को कुछ फ्री बॉडी डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले फ्री बॉडी डायग्राम डिटेल में स्टार्ट हो गया था कि किस सपोर्ट में किस तरह का रिएक्शन आएगा और क्यों आएगा। रोलर सपोर्ट में किस तरह का रिएक्शन होगा, हिंज सपोर्ट में किस तरह का रिएक्शन होगा और फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शंस आएंगे, क्यों आएंगे, ये सारी चीजें आप समझ गए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि और भी किस तरीके के अलग अलग चीजों में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ किया जाए। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं था, आपको सिस्टम से बॉडी को अलग करना था और बॉडी को अलग करने के बाद सारे एक्सटर्नल फोर्सेस शो करने थे। वो एक्सटर्नल फोर्स आपका वेट भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, कोई अप्लाइड फोर्स हो सकता है। जैसे अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज पर कार का जो वेट होगा, ब्रिज पर आप खड़े, आपका जो वेट होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। ब्रिज का अपना जो वेट है वो भी अर्थ द्वारा ब्रिज पर लगाया गया फोर्स है, तो वो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा। जितने आपके सपोर्ट कॉलम होंगे वहां पर रिएक्शंस आएंगे। अब कॉलम में ज्वाइंट कैसा है, अगर हिंज ज्वाइंट है तो आपके दो रिएक्शंस आएंगे, अगर सिर्फ रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन आएगा और अगर फिक्स है तो तीन रिएक्शंस आएंगे। तो आपका रिएक्शन क्यों आता है? रिएक्शन इसलिए क्योंकि जिसका रुकआउट होगा, जिसका कंस्ट्रेंट होगा, जिसको रेजिस्टेंट आप करेंगे, रिस्ट्रेंट करेंगे, उसी पर ही आपका रिएक्शन आएगा। अगर एक्सियल ट्रांसलेशन अलाउड है तो रिएक्शन नहीं आएगा। अगर आपका ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो रिएक्शन आएगा। तो आप अगर हिंज सपोर्ट की बात करें तो हिंज सपोर्ट में क्या हो रहा होता है कि ना तो वो एक्सियल मूव करने देगा, ना तो हॉरिजॉन्टल मूव करने देगा, ना तो वर्टिकल मूव करने देगा, पर पिन के अबाउट रोटेशन अलाउड है, तो उसमें मूवमेंट रिएक्शन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग सपोर्ट में ये जानने का पर्पज क्या रहता है। भाई हम सब लोग रिएक्शन जानने का पर्पज क्या है? रिएक्शन अगर पहले से ही जानते हैं तो ये इजी हो जाता है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से बना ले जाएं। फ्री बॉडी डायग्राम आपका इजीली बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि रोलर सपोर्ट में क्या होगा, तो रोलर सपोर्ट में केवल एक ही रिएक्शन आएगा और उस रिएक्शन की डायरेक्शन जो होगी, उस रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में? हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन आएंगे, हिंज सपोर्ट को ही पिन ज्वाइंट भी कहते हैं। तो हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस आएंगे, जैसे रोलर आपको पहले भी लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस कर दिया है। एवरीथिंग आपको क्लियर होगा अगर आप सीक्वेंसली सारी चीजें देख रहे होंगे, तो आपको कहीं भी कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, अगर बीच में कोई आप ब्रेक कर रहे होंगे तो समस्याएं आएंगी, पर यह हमारा आपसे ये उम्मीद भी है और मतलब ये सलाह भी है कि आप क्लास को सीक्वेंसली देखें। हर कोई क्लास एक दूसरे से डिपेंडेंट है। यह इस सब्जेक्ट में कोई क्लास किसी से अलग नहीं हो सकता, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, स्किप नहीं कर सकते कि हमें ये तो आता है, छोड़ो यार। अरे आता है तो आप उसको फॉरवर्ड मोड में देख सकते, पर देखना जरूर पड़ेगा, आपको रेगुलर देखना जरूर पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब रोलर सपोर्ट्स में आपका है, ये रोलर है कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कॉन्टैक्टिंग सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन आएगा। ऐसे यहां पर भी रोलर है, यहां पर भी रोलर है, अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। रोलर हमेशा हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्टिंग सरफेस है तो वर्टिकल रिएक्शन आएगा, पर अगर यही कॉन्टैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड हो जाए, यही कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या हो जाए, इंक्लाइंड, तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। हर बार आप रोलर में जानिएगा कि इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट देयर इज ओनली वन रिएक्शंस एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। In case of roller support there is only one reaction and that is perpendicular to the contacting surface. And in case of hinge support, in case of pin joint, इसी को हम लोग पिन ज्वाइंट भी कहते हैं।
ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट, हिंज कैन बी शोन बाय दिस फिगर। देखिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, हिंज आपके कई तरीके के दिखाए जा सकते हैं, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपको सारे दिखाए गए हैं। अगर ऐसा है तब भी आप हमेशा क्या मानेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट ऑफ रिएक्शंस आएंगे। क्यों दो आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ये अलाउ नहीं करेगा। आउट ऑफ थ्री मोशंस, इन केस ऑफ प्लेनर मोशन देयर में बी ओनली थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, टू ट्रांसलेशन एंड वन रोटेशन इज पॉसिबल। ठीक है। आउट ऑफ थ्री मोशन, two motions are restricted by the hinge support, two translations are restricted, or when the translation is restricted, there is one force reaction. If rotation is restricted, then there is one moment reaction. ठीक है। तो in case of hinge support there are two reaction, one vertical and one horizontal. हिंज में भी दिस टाइप, हिंज में भी दिस टाइप। ओनली आप पिन सपोर्ट को हिंज सपोर्ट समझेंगे, और यहां पर आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों रिएक्शन आएगा। यहां पर भी आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरीके का रिएक्शन आएगा, एक इधर और एक इधर। क्लियर। ऐसी इंक्लाइंड भी हिंज दिखाया जा सकता है, कोई भी दिखाए, आप हर बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मानेंगे। हाँ, रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इन दोनों के बीच में होगा। अगर सिर्फ वर्टिकल है, भाई देखिए आ सकता है ये हम बात कर रहे हैं, पर लोड पर भी तो डिपेंड करेगा। अगर कोई लोडिंग ना हो तो हिंज पर कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंज पर रिएक्शन मैक्सिमम दो आ सकता है, ये हमारी बात है। ये नहीं कह रहे कि हमेशा दो आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने लोडिंग नहीं की उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शंस नहीं आएंगे। क्लियर हो लिए सब लोग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हिंज यहां पर भी ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अगला आपका फिक्स और बिल्ट इन सपोर्ट है। फिक्स और बिल्ट इन सपोर्ट, और फिक्स या बिल्ट इन सपोर्ट या इसी को हम इनकस्टर्ड सपोर्ट भी कहते हैं, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। तो अब यहां पर अगर ये फिक्स है, जैसे बारजे की बात है, जैसे आपका ये क्या है, बारजा है, तो इस सिचुएशन में ये फिक्स है, यहां पर ये क्या है, फिक्स है। और जब फिक्स है तो ये दाएं बाएं नहीं जा सकता, और ऊपर नीचे नहीं आ सकता, और रोटेट भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तीन रिएक्शंस आएंगे। इस तरह के सपोर्ट में आपके थ्री रिएक्शन होंगे, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, और एक मूवमेंट भी। हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी है, और एक मूवमेंट। ऐसे आपका कॉलम है, ये फिक्स है, और ऐसे फोर्सेस लगे, तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक सिंगल मूवमेंट भी। अगर बेल्टेड ज्वाइंट है, तो बेल्टेड ज्वाइंट एक परमानेंट ज्वाइंट है। बेल्टेड ज्वाइंट एक क्या है, परमानेंट ज्वाइंट है, और आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंड देयर इज वन मूवमेंट आल्सो। ठीक है। तो ये आपके सपोर्ट बिल्ट इन, या इसी को इनकस्टर्ड सपोर्ट भी कहते हैं, इसलिए फिक्स बीम को बिल्ट इन बीम भी कहते हैं। फिक्स बीम को क्या कहते हैं, बिल्ट इन बीम। आगे बढ़े, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। फ्रीली स्लाइडिंग गाइड है। अब जब ये वर्ड लिखा जा रहा है कि फ्रीली स्लाइडिंग गाइड, तो ये ध्यान रखिए, स्लाइड होने का मतलब ही, स्लाइड होने का अपना एक मकसद है। स्लाइड होने का क्या मकसद है, स्लाइड होने का ये कह रहा है कि उस डायरेक्शन में यहां पर आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है। तो ये फ्रीली स्लाइडिंग गाइड, अब इसमें हॉरिजॉन्टली अलाउड है मोशन, फ्रीली स्लाइड कर सकता है। तो इस सिचुएशन में भी आपका केवल और केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, पिन होने की वजह से रोटेशन अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये रोटेशन भी अलाउड है। रुकावट किसकी है, रुकावट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन की है, और जिसकी रुकावट वही रिएक्शन, जिसका रिस्ट्रेंट उसी का रिएक्शन। ऐसे इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो ये अलाउड है,
और रोटेशन भी अलाउड है, केवल अलाउड नहीं है हॉरिजेंटल मोशन, केवल अलाउड नहीं है हॉरिजेंटल मोशन, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। हॉरिजेंटल क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपका फ्रीली स्लाइडिंग गाइड जब भी दिखे और कुछ भी दिखे यार जिसमें जो रुकावट हो वही रिएक्शन। अगर हॉरिजेंटल हम जा नहीं सकते तो पक्का रिएक्शन। अगर दीवार से अब धक्का मारे, दीवार के साथ मूव कर जाए, कोई रिएक्शन नहीं है। दीवार गिर जाए, आप आगे बढ़ते चले जाए, कोई रिएक्शन। पर दीवार ने जब रोका, और जब रोका तब आपके शरीर पर क्या है? रिएक्शन। आप जमीन में धंस जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपको धरती माता बुला रही है, लेकिन जमीन ने कहा कि हम आपको धंसने नहीं देंगे, तब आपको रिएक्शन आता है। और जब रिएक्शन आता है तब आपको फील होता है, महसूस होता है कि गुरुजी हमें तो कोई खींच रहा था, ये जमीन है जो हमें बचा रही है। बात समझ में आ रही? तो महसूस तभी, तो रिएक्शन तभी जब रुकावट। अब जैसे रोप एंड पुली का केस आ जाए, वो भी क्या है? फ्रिक्शनलेस पुली। आपके जनरली आपके पूरे सिलेबस में फ्रिक्शनलेस पुली ही आएगा, तो फ्रिक्शनलेस पुली को ही हम सब लोग ध्यान देते हैं। फ्रिक्शन रोप एंड फ्रिक्शनलेस पुली, रोप एंड फ्रिक्शनलेस पुली। अब इस सिचुएशन में जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आप ऐसे पुली बनाए, यहां पर ये वेट mg लग रहा होगा और यहां पर क्या होगा? टेंशन टी होगा। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहाँ पिन है, यहाँ दो रिएक्शन आ सकता है, वर्टिकल और एक क्या आ सकता है? हॉरिजेंटल। एक वर्टिकल रिएक्शन आ सकता है और एक हॉरिजेंटल। अगर फ्रिक्शनलेस पुली है तो ये टेंशन जो होगा, रस्सी में हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम होगा। इन केस ऑफ फ्रिक्शनलेस पुली, in case of frictionless pulley, the tension reaction in entire tension in entire rope is same। फ्रिक्शनलेस पुली के केस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शनलेस पुली के केस में टेंशन इज सेम। क्या है? टेंशन इज सेम, टेंशन इज सेम इन इंटायर रोप। पूरी पूरी रोप में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी फ्रिक्शनलेस पुली बोला जाए तो ये ध्यान रखिए कि टेंशन आपके इंटायर रोप में सेम होगा। मतलब अगर ये mg है तो इससे भी आप कंक्लूजन में दे सकते हैं कि T इक्वल टू जो होगा वो mg के बराबर होगा। फर्स्ट केस में पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। पुली बनाए, पुली में एक तरफ mg से रस्सी इधर खींच रहा है, एक तरफ रस्सी इधर खींच रहा है, वे दोनों आसानी से बना लिए। अब यहाँ पर mg का मान संयोग है 981 न्यूटन है, उसको छोड़िए। पर फ्री बॉडी डायग्राम में एक तरफ इधर का टेंशन और एक तरफ इधर का टेंशन, और यहां पर दो रिएक्शंस, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। क्यों दो रिएक्शन? क्योंकि पिन जॉइंट है, रोटेशन ये अलाउ करेगा। अगर यहाँ की बेयरिंग जाम हो जाए, जो कि मतलब क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता, ये ध्यान रखिएगा, आइडियल यही है कि बेयरिंग आपकी सही है। अगर यहाँ की बेयरिंग जाम हो जाए तो गारंटी है मोमेंट रिएक्शन भी आएगा, मोमेंट रिएक्शन भी। ऐसे अगर इस वाले का हम बनाना चाहें, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? पुली ड्रॉ करेंगे। ऐसे पुली का फ्री बॉडी, इधर आपका एक टेंशन, इधर आपका हॉरिजेंटल टेंशन। अब देखिए क्या रिएक्शन होगा, कितना होगा, ये अभी का विषय नहीं है। अभी का विषय है सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का पहला कॉन्सेप्ट क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम का फर्स्ट स्टेप था कि उस बॉडी को सिस्टम से अलग करें। तो इस वाले केस में हमने पुली को सिस्टम से अलग किया। दूसरा केस था सारे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाएं, तो इधर आपका वेट खींच रहा, उधर रस्सी खींच रही, और जब खींच रहे हैं तो खिंचाव खिंचाव में कुछ बातें आ गई। क्या बातें आई? कि यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो रिएक्शंस आ गए हिंज पर, यहाँ हिंज पर दो रिएक्शन। तो ये हो गया इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम। किसका फ्री बॉडी डायग्राम? पुली का। किसका फ्री बॉडी डायग्राम भैया? पुली का। पुली को अलग बनाया गया, पुली में एक तरफ रस्सी ने, बेट ने खींचा,
एक तरफ किसने खींचा? वेट ने। एक तरफ आपको वेट ने खींचा, एक तरफ वेट के खिंचाव के कारण रस्सी में खिंचाव आया, और सपोर्ट है तो दो रिएक्शन है, हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन है। तो इस केस में भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। मतलब आपको कोई भी सिचुएशन दी जाए, एफबीडी बनाना, अब अगर ये एफबीडी बना लो ना, आगे इतना आसान हो जाएगा, रिएक्शन निकालना तो आपकी चुटकियों का खेल है। बस आपको इस सब्जेक्ट में ये ध्यान रखना कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएं, और फ्री बॉडी डायग्राम में फर्स्ट आपका टारगेट रहता है कि आप किस बॉडी पर फोकस कर रहे हैं, किस बॉडी पर फोकस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप ये इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि इस बॉडी पर हमारा फोकस है, तो आप उसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उस बॉडी को सिस्टम से अलग करते हैं, उस बॉडी को आप सिस्टम से क्या करते हैं? अलग करते हैं। और सिस्टम से अलग करने के बाद, उस बॉडी को सिस्टम से अलग करने के बाद सारे एक्सटर्नल फोर्स दिखाएंगे, रस्सी खींचे, कोई दबाए, कोई कुछ करे, सारे एक्सटर्नल की ये लोग हम अब स्वतंत्र हैं, अब हमें बताओ किसने किसने क्या क्या किया है। तो आप सारे एक्सटर्नल दिखाते, उसी चक्कर में कि भाई एक्सटर्नल खींच रहा, आप गए क्यों नहीं? क्योंकि सपोर्ट ने रोका। तो उसी चक्कर में सपोर्ट रिएक्शन, और हर एक सपोर्ट रिएक्शन की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है। रोलर सपोर्ट है तो वो कहेगा ना मुन्ना ना, हम केवल परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे, उसमें एक ही रिएक्शन। हिंज में दो रिएक्शन और फिक्स में तीन रिएक्शन आएंगे। बस दिखा दी, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। डायमेंशंस भी शो कर दिया अगर आपका दिया हो। अब इसी में पुली का अगर रेडियस दिया हो वो भी शो कर दीजिए। भाई पुली में और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? रेडियस। ये आपका क्या हो सकता है? रेडियस। तो यहाँ रेडियस आप शो कर दीजिए, रेडियस दिस इज इक्वल टू दिस। बात समझ में आ रही है ना? अब नेक्स्ट है सरफेस सपोर्ट। आप हमें बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है सरफेस सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट बात क्यों? हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे, अगर हमें चीजें पहले से पता है, एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर हमें चीजें पहले से पता है तो बहुत आसान हो जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम छोटी छोटी बातों को पहले जानते हैं कि इस तरह के कांटेक्ट में ऐसा ही रिएक्शन आने वाला है, ये सारी चीजें हम पहले से जानते हैं डिटेल में, तो बहुत इजी होता है आपको बहुत कुछ करने में। तो इसलिए हम पहले आपको सपोर्ट में बता दिए, फ्री स्लाइडिंग गाइड बता दिए, पुली का केस हो तो कैसे बनाएंगे, मतलब सब छोटी छोटी बातों को लेके चल रहे हैं। बाद में आप आगे देखेंगे, हम आपसे खुद कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम अब कंप्लीट इसका बनाओ, और आप बना लेंगे। और जब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, फिर आगे सिखाएंगे कि कैसे रिएक्शन निकालें, किसका क्या प्रभाव होगा। और सोम तो आप पढ़ ही चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारे ख्याल से आपका क्लास कंप्लीट हो गया होगा, आपने पूरा पूरा डिटेल में पढ़ा होगा। एक बार ईमानदारी से आप सोम को फिर से देखिएगा, जहां तक आपको जो बातें नहीं समझ आई फिर देखिएगा, मजा आ जाएगा, सही बता रहे हैं। बहुत दिल से आपको, जब लाइव क्लासेस हुई तब भी आपको हमने ध्यान से पढ़ाया, पूरा मिलजुल के आपसे एक एक बातें डिस्कस करते हुए की। और जब रिकॉर्डेड क्लासेस हुए तो उसमें भी आप देखेंगे कहीं पे कोई कंजूसी नहीं है, हर एक क्वेश्चंस को हमने कराया है, एक एक क्वेश्चन को हमने कराया है। ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए ईमानदारी से काम करिए। और आप अपने लिए अगर आप कर ले गए तो ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में हमें कभी कुछ रिटर्न गिफ्ट देंगे। गिफ्ट इतना ही है, आपका सिलेक्शन हमारे लिए आपके द्वारा दिया गया गिफ्ट है। आप सिलेक्ट हुए, सच बता रहे हैं, आप सिलेक्ट हुए, इससे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए हो ही क्या सकता है। और जब सिलेक्ट हुए, आप उस लायक हुए, तो कभी अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, किसी दिन अगर आपसे हमें कुछ कहने का मौका भी मिला, तो आपको कहीं ऐतराज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उस जगह पर पहुंचे होंगे जहां से आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं।
खुद भगवान ना करे ऐसा कोई दिन आए। कभी हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई पिछले कुछ सालों पहले। एक हमारे दोस्त जो बहुत बहुत ही प्रिय मित्र हमारे रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ ऐसी समस्याएं, एक कोविड का दौर था, बहुत ही कठिन समय था, हर किसी के लिए बहुत ही कठिन दौर था। मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इनके लिए ज्यादा था उनके लिए कम। ये सारी चीजें ये कोई मापने का तरीका नहीं है, और सबके लिए मतलब चीजें समस्याएं थी, सबके लिए बहुत टफ टाइम था। आपकी पढ़ाई को लेके भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, आप रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे थे, आपको बिना क्लास किए प्रमोट किया गया, अब ऐसे कई छात्र रहे, मतलब एक बहुत बुरा दौर गुजरा। पूरी लाइफ जैसे नहीं होती कि आपकी पूरी लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो सब रोक के और पूरा डिजिटलाइजेशन कर देना, ये डिजिटलाइजेशन बहुत आगे तक बहुत सस्टेन नहीं करने वाला है, ध्यान रखिएगा। जिंदगियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है। डिजिटलाइजेशन बहुत शानदार नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। आपको फिर से स्कूल लौटना पड़ेगा, फिर से आपको ऑफलाइन क्लासेस में आना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली वही अच्छा समय गुजरता है। आप अपने आप को सोचिए, मतलब अब पता नहीं सोच पा रहे हैं कि नहीं, मोबाइल के दौर में आप मोबाइल पे बैठ के जितना समय गुजारते हैं, जब वो समय था कि आप मोबाइल नहीं थी, आप अपने दोस्तों के साथ समय गुजारते थे, स्कूल में, कॉलेज में, आप जाते थे झगड़ा करके, पढ़ाई लिखाई करके वापस आते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, मतलब जो भी था। आप गांव में छोटे छोटे अपने नए गेम इवेंट कर लेते थे, छोटे छोटे गेम अपने से, अपनी वो खुशियां, वो आपके लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके लिए वही जरूरी है, लेकिन नहीं, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, वो आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, वो आपके सोशल हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी था। समझ पा रहे ना? वो आपके मेंटल की, आपका दिमागी विकास कितना हो रहा है, फिजिकल कितना आप मजबूत हो रहे हैं उसके लिए, और एक सोशल कि आप लोगों से एक दूसरे जुड़ पा रहे हैं यार, कितना जरूरी था वो सब। ऐसे में क्या है, अगर कोई फेसबुक पे आपका फ्रेंड है, कोई कहीं सोशल मीडिया पे आपका फ्रेंड है, क्या उससे लगाव हो सकता है? आप उसके साथ कैसे क्या क्या बिहेव करेंगे? लेकिन जब वो आपके साथ 10 दिन खेला है, आपके साथ 20 दिन उठा बैठा है, आपके साथ उसने कुछ समय गुजारे हैं, साथ साथ आपका वीडियो कॉलिंग से नहीं होता, उससे आपका जो सोशल कनेक्ट होगा, जो आपका एक मेंटल कनेक्ट होगा, वो कहीं बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्ट जो होगा। तो एक बहुत बुरा दौर रहा। इसी बीच हम सब लोग बहुत, मतलब इसलिए आपसे, मतलब हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई में हम दोनों लोगों ने, मतलब हम और हमारे दोस्त कबीर जी, जिसका मतलब जिक्र करते हुए काफी दुख होता है, लेकिन हाँ, हमारे दोस्त कबीर जी ने, हम दोनों लोगों ने किसी भी स्टूडेंट के साथ पढ़ाई को लेके समझौता नहीं किया। हम आपको कभी ये नहीं सोचे कि नहीं नहीं आप चलो छोड़ दो इसको, नहीं, पढ़ना है तो करना है, आप मेहनत कर रहे हैं, लगे रहना है, आपके लिए हम जितना बेहतर कर सकते हैं पूरा हम दोनों लोगों ने किया। लाइफ में हमें कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कविन जी ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट में कमी की हो, और शायद भगवान माँ सरस्वती की कृपा से हमने भी कहीं भी किसी भी स्टूडेंट के लिए कहीं कटौती नहीं की है, या जो लोग हमें पर्सनली जानते होंगे शायद इस तरह का कोई कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे बारे में नेगेटिव कमेंट करे। शायद ही ऐसा कोई क्लास में कोई बैठा, हो सकता है कि पॉजिटिव ना करे, हो सकता है क्लास में पॉजिटिव ना करे, पर निगेटिव कमेंट कोई नहीं करता, ये ईमानदारी, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से किए हैं आज तक। तो ऐसे दौर में क्या होता है कि आप के साथ हम अगर बेहतर किए हैं, आप हमारी कहीं भी कुछ 1-2% की वजह से आप कहीं किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, और इस बात में कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं, गर्व होता है कि हमारे सारे बच्चे मतलब बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हैं। कोई वैकेंसी आती है तो गारंटी, हाँ, ये है कि हमने जेई लेवल की वैकेंसीज के लिए ज्यादा मेहनत की है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी में सिलेक्शन दिलाए हैं, पर हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर भी है, पर जेई में सारे हैं, ये तो गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी दौर आते हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं सोशल होना जरूरी होता है, आपको उस समय महसूस होता है कि गुरु जी को हमारी जरूरत है। ऐसे कभी कभी दौर आते हैं, उस समय बड़ा टफ टाइम रहा।
सारे बच्चों ने बहुत सपोर्ट भी किया, बहुत ही मतलब जितने बच्चे थे, जितने टीचर थे, जितनी आपकी सोशल कम्युनिटी थी जहाँ हम सब लोग जुड़ सकते थे, हर बच्चे ने अपनी तरफ से चाहे दुआएँ माँगी हों, जो जिस लायक था, जिसके पास पैसे थे उसने पैसे, जिसने अपने गुल्लक से पैसे बचा के उन्होंने पैसे दिए, दवा हुई। अब वो दुर्भाग्य है हम सब लोग का कि आज कविंद जी हम सब लोग के बीच में नहीं है, पर ये है कि बड़ा बड़ा कठिन दौर था। तो ध्यान रखिए, आपका सिलेक्ट होना आपके लिए तो बहुत जरूरी है, आपका सिलेक्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोग बेहतर शिक्षा पा रहे हैं, आप बहुत कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं, पर आप अपने आप को कंट्रोल तरीके से देखें, तब डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला। ये जहां तक हमारा मानना है, वो भी एजुकेशन के फील्ड में तो बिल्कुल नहीं। डिजिटलाइजेशन ऑफलाइन मोड में कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट जरूर डाल सकता है। ऑफलाइन क्लासेस करते हुए डिजिटल तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको सिखाया जाए, वो अलग होता है। और टोटली डिजिटलाइज हो जाना क्लास का, ये अलग बात होती है। और हमें नहीं लगता कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा सस्टेन करेगा एजुकेशन के फील्ड में, कि सिर्फ डिजिटल चीजें हो जाए, ऐसा नहीं आपको दिखता हुआ दिखेगा। ऑफलाइन कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा, उससे हम और आपकी एक सोशल कनेक्टिविटी भी बनेगी। ऐसे हमें पता भी नहीं कौन कहाँ पर है। ठीक है, चलिए खैर, एक समय था। अब क्वेश्चन है सपोर्ट, सरफेस सपोर्ट की बात कर रहे हैं। महसूस कर लें तो क्या नहीं गम ने, आप क्या करें, बेंच पर बैठे, क्या आप एक बॉडी हैं और वो बॉडी किसी एक बेंच पर बैठी हुई है, और आप देखिए ये चीज क्या होता है, आप महसूस कर लेते क्योंकि आप लाइव हैं, आप सजीव हैं और समझदार भी हैं। जब आप बेंच पर बैठे, क्या सरफेस कांटेक्ट हुआ, क्या सरफेस कांटेक्ट हुआ, और जब कांटेक्ट हुआ तो आपने उसको प्रेस किया, उसने आपको प्रेस किया। तो जब भी सपोर्ट होगा, जब भी सरफेस सपोर्ट होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन जरूर आएगा, चाहे जैसा सपोर्ट हो। ऐसी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं आइस पर बैठ गए, स्टील पे बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं। जहां भी सपोर्ट होगा वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जरूर होगा। अब नॉर्मल क्या होता है सर, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन जरूर होगा। जैसे जैसे अब यहीं पे आपके दो तरीके के सपोर्ट की हम बात करेंगे। एक स्मूथ सपोर्ट की बात करेंगे जो केवल किताबों में है, एक्चुअल में कभी ये फील नहीं कर पाओगे। और अगर स्मूथ सपोर्ट है ऐसे, ये आपका टेबल है, ये आपका वेट है mg, हमारा फोकस किस पर है, क्वेश्चन यहां पर आएगा कि हमारा फोकस किस पर है। तो हमारा फोकस है इस बुक पर। इस बुक को अगर हम अलग करें, इस बुक से कहें चल मुन्ना चल बाहर चलते हैं, कुछ मामला देखते हैं, तो ऐसे बुक अलग हो गए, आप अलग हो गए। क्या mg, अब देखिए ये आप यहीं पर क्यों दिखाते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है, आगे बताएंगे कि जिस पॉइंट पर हम दिखा रहे हैं वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ऊपर से भी दिखा सकते हैं, ये mg। हाँ, सरफेस जहां ये कांटेक्ट हुआ, अब कांटेक्ट जो हुआ वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो कांटेक्ट हुआ वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, वर्टिकल। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन ऐसे परपेंडिकुलर आएगा। और अगर स्मूथ है, अगर ये स्मूथ है तो इधर उधर मूव कराने पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करें और ऐसे इंक्लाइंड सरफेस हो, ऐसे क्या हो, इंक्लाइंड, और यहां बुक रखी हो, स्मूथ है, तो आप बुक को अलग करेंगे तो बुक सीधी नहीं हो जाएगी, जैसी थी वैसे बॉडी को अलग। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को जब भी अलग करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में जब भी बॉडी को अलग करते हैं, जैसा बॉडी जिस साइज का जिस इंक्लिनेशन में जैसा है, कुछ चेंज नहीं करते, जैसा बस केवल बॉडी को सिस्टम से सोचते हैं कि अब तुम्हारे साथ कोई है नहीं। और यहां पर आप ध्यान दें तो mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, यहां नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस कांटेक्ट सरफेस की क्या होगा,
परपेंडिकुलर। तो हर बार नॉर्मल रिएक्शन इस बुक पर, अब देखिए हमारा इंटरेस्ट बुक पर था, हमें पहले बात बता चुके हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। कॉन्टैक्टिंग सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और स्मूथ के अलावा एक हो सकता है रफ सपोर्ट। क्या होगा, रफ सपोर्ट। स्मूथ के अलावा क्या हो सकता है आपका, रफ सपोर्ट। और जब रफ सपोर्ट की बात आएगी, इसी में अगर रफ सपोर्ट है तो ये बॉडी है, यहां ऐसे खुरदरापन है, एकदम रफ है। और जब रफ है तो बॉडी को अलग करोगे, धरती माता ऐसा नहीं भूल नहीं जाएंगी, एमजी तो आएगा ही आएगा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहां पर इस प्लेन के अलोंग फ्रिक्शन आएगा। अब दोनों दिशा क्यों बना दिए गुरुजी, फ्रिक्शन इसके अलोंग आएगा। फ्रिक्शन हम आगे बहुत डिटेल में करने वाले। फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियल होता है। फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियल होता है। तो हमेशा हम इसी सरफेस पर दिखाएंगे, क्योंकि इसी सरफेस पर लगने वाला, ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस साइड में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन कांटेक्ट पर ही लगेगा। तो इसी सरफेस पर हमेशा दिखाएंगे और टेंजेंशियल दिखाएंगे। टेंजेंशियल मतलब हॉरिजॉन्टल हुआ, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसको टच करते हुए हॉरिजॉन्टल सरफेस ही मूव करेगा। इस सिचुएशन में आपसे हम ये कह रहे हैं कि ये किधर होगा, तो ये हम नहीं जानते। ये जब फोर्स आप लगाओगे तब फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप आएगा ये भी जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन होने के, फ्रिक्शन फोर्स आने की कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में हम सब लोग बात करेंगे। लेकिन जब भी फ्रिक्शन आएगा वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियल होगा। कॉन्टैक्टिंग सरफेस की क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। आगे बात करें, चलो भैया। तो अब इसी में दो बातें थी। सरफेस सपोर्ट, सरफेस सपोर्ट में एक आपका क्या आया, स्मूथ सरफेस, और एक आपका क्या आया, रफ सरफेस। तो जब भी स्मूथ सरफेस आए, जब भी स्मूथ सरफेस आए, अप्लाई सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सपोर्ट। तो हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जैसे ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, तो यहां पर आप ध्यान रखिए mg तो नीचे आया ही, एक्सटर्नल फोर्स P आपने लगाया ही, और नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो आप बनाए हैं G पर मत दिखाए, सरफेस पर दिखाइए। आप कहां दिखाइए, ये गलत है, आप कहां दिखाए, सरफेस पर दिखाइए। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी कहां लगेगा, सरफेस पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, सरफेस पर। स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर रफ सरफेस है, अगर आपका रफ सरफेस है तो P लगा, mg लगा, नॉर्मल रिएक्शन आपका सरफेस पर लगा, और हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा, फ्रिक्शन। जब आपका रफ सरफेस होगा तो ये भी आएगा, तब आपका फ्रिक्शन भी आएगा। रफ सरफेस के केस में क्या आएगा, फ्रिक्शन भी आएगा, और स्मूथ सरफेस के केस में फ्रिक्शन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो वही चीज इसमें लिखी हुई थी, इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस, in case of smooth surface apply support reaction perpendicular to the surface of the support, perpendicular to the surface of the support, केवल एक। और in case of rough surface apply two reactions, one perpendicular to the surface and other will be parallel to the surface, that is friction force, parallel to the surface, that is क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन अब आगे फ्रिक्शन कैसे होगा, कब आएगा, ये एक अलग अपना अध्याय ही है, जिसपे हम लोग फ्रिक्शन के सारे केसेस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला यहां तक हो गया। अब आया टाइप्स ऑफ फोर्स। बल है, देखिए कई तरीके के आपको पढ़ाए जाएंगे, पर एक आपको बेसिक जनरलाइज तरीका हम आपको बता दिए। ऐसे तो आप कई तरीके से, आप किस बात को ध्यान में रखें, एप्लीकेशन के अगर बेसिस पर ध्यान रखें तो ग्रेजुअल लोड होगा, इंपैक्ट लोड होगा, सडन लोड होगा।
अगर आप इसका एप्लीकेशन के बेसिस पर कभी बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, अगर हम सब लोग ये बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो आपका ग्रेजुअल फोर्स हो सकता है, सडन फोर्स हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर बात करें तो ग्रेजुअल फोर्स, सडन फोर्स, इंपैक्ट फोर्स और उसके बाद शॉक लोड, तो ये सब चीजें मतलब आप किस नजरिए से देख रहे हैं उस पर भी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें तो ठीक है, पर हम सब लोग एक बेसिक थोड़ा सा बात जानेंगे कि फोर्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाए। जबकि लोडिंग अगर देखा जाए तो लोडिंग आपका बॉडी फोर्स हो सकता है, सरफेस फोर्स हो सकता है, कई तरीके के हो सकते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स बल के प्रकार। अब फोर्स क्या है? फोर्स आपका अप्लाइड भी हो सकता है और नॉन अप्लाइड भी हो सकता है। किसी ने लगाया नहीं तब भी बल आ गया, तो अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है और नॉन अप्लाइड भी हो सकता है। अब अप्लाइड फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो किसी बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पर आरोपित किए गए हो, जिनको एक्सटर्नली लगाया गया हो इंटेंशनली। ऐसे बल, जैसे आप दीवार ढकेल रहे हैं, तो जब दीवार को पुश कर, जब वॉल को पुश कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपने कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई किया। लेकिन जब आप दीवार के वेट की बात करें तो किसी ने बल तो नहीं लगाया, किसी ने आपके दीवार पर, किसी ने आपके वॉल पर बल तो नहीं लगाया, पर वो बल उसका अपना स्वयं का वेट है, वो किसी ने आप पर आरोपित नहीं किया है। तो आपका अप्लाइड हो सकता है। अप्लाइड का मतलब कि एक्सटर्नली किसी द्वारा, एक बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पर लगना। और क्या है नॉन अप्लाइड? इंटेंशनली नहीं, ये भी एक बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पर ही होता है, ऐसा नहीं है, पर ये नॉन इंटेंस, मतलब इसको नॉन अप्लाइड को आप नॉन इंटेंशनली बोल सकते हैं। और ये क्या है? इंटेंशनली है, जानबूझकर आप कर रहे हैं, जानबूझ के, समझदारी से आप। तो अप्लाइड फोर्सेस आर इंटेंशनल फोर्स एंड नॉन अप्लाइड फोर्सेस आर नॉन इंटेंशनल फोर्स। नॉन इंटेंशनल जैसे सेल्फ वेट है, तो अगर आप फील करें, महसूस करें, इसलिए देखिए मोटापा ज्यादा होना ये बहुत बहुत आम बात है, मतलब कोई दिक्कत इतनी नहीं है, मोटे हो गए क्या दिक्कत है, लेकिन ढोना किसको है? एक बार आप सोचिए कि ले किसको जाना है। चलिए, तो जो भी वेट है इसको कैरी किसको करना है यार? कैरी आपके घुटनों को ही करना है। कैरी किसको करना है? आपके लेग्स को ही कैरी करना है। तो ये ध्यान रखिए, अगर मोटापा बढ़ गया तो उससे आपके घुटनों में कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी ही आएंगी, आपके पैरों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा आगे। इसीलिए तो अप्लाइड, अब कुछ क्या है, इंटेंशनल फोर्सेस आर, ठीक है, इंटेंशनल फोर्सेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जानबूझकर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर लगाया गया फोर्स अप्लाइड फोर्स हो गया। और नॉन इंटेंशनल फोर्सेस आर नॉन अप्लाइड फोर्सेस। तो नॉन अप्लाइड में आपका सेल्फ वेट। अब ध्यान रखिएगा दो बातें और, जितने भी फोर्सेस आपके केवल कांटेक्ट पर लगे, जो भी फोर्सेस कांटेक्टिंग सरफेस पर लगे वो सरफेस फोर्स। देखिए पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, पॉइंट केवल कहने की वर्ड है। हम आपसे कहें पॉइंट क्या डिफाइन करो, तो पॉइंट कुछ नहीं, एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब जीरो है। क्या ऐसी हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो ना ये आप? तो पॉइंट की ये डिफिनीशन ही है, बिंदु की परिभाषा यही है कि पॉइंट हैज
जीरो थिकनेस, जीरो लेंथ एंड जीरो विड्थ। तो ये आपका तो बात ही है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है गुरुजी। हाँ, ये जरूर है कि अगर अदर डायमेंशंस की तुलना में बहुत कम डायमेंशंस पर लग रहा है तो उसको हम पॉइंट मान सकते हैं। अरे भाई, कोई 2-4 किलोमीटर में है तो उसके लिए 5 मीटर क्या है, कुछ नहीं है, वो एक पॉइंट लोड की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही ना? अब बेंच के ऊपर चाकू घुसा रहे हो, अब चाकू ऐसा तो है नहीं जीरो एरिया में लग रहा है, ऐसा नहीं है, पर यह जरूर है कि बहुत कम एरिया में लग रहा है तो उसको पॉइंट लोड मान लेते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि जो फोर्सेस कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर लगेंगे वो सरफेस फोर्सेस, और जो फोर्सेस इंटायर वॉल्यूम में, इंटायर बॉडी में लग रहे होंगे वो बॉडी फोर्सेस। तो बॉडी फोर्सेस कुछ है नहीं, बॉडी फोर्सेस एक ऐसा फोर्स है जो इंटायर वॉल्यूम में लग रहा होता है, जिसे आप महसूस करें। तो ध्यान रखिएगा, आपका वेट जो है ये बॉडी फोर्स है। भले ही मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मान सकते हैं, पर आप देखिए तो सर को भी खींचा जा रहा है, हाथ को भी खींचा जा रहा है, पेट को भी खींचा जा रहा है, पैर को, पूरे सबको अर्थ खींच रही, पूरे वॉल्यूम में। अगर आप छोटा सा टुकड़ा भी कहीं देखेंगे तो उसको भी खींच रहा है, पूरे वॉल्यूम में लग रहा है। और उस वॉल्यूम वाले फोर्स को हम एक पॉइंट पर लगता हुआ मान सकते हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आगे आपका अगला चैप्टर यही सब है। तो जो भी फोर्स, अब जैसे मैग्नेट की फोर्स की बात करें, एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को बचपन में तो इतनी एहसास रखिए चीजों को ना, मजा आ जाए जिंदगी में। एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को ढकेल रहे थे बिना छुआए, बिना टच किए हुए, बिना टच किए हुए, जादू आओ दिखाओ ढकेल रहे हैं। उसमें तालियां बजा रहे, अरे भैया तुम तो बड़े अच्छे हो। ये नहीं कि रेडियो फोड़ के और एक ही मैग्नेट को दो टुकड़ों में कर लिए, रिपेल कर रहा है एक दूसरे का सेम पोल्स। वो सब तब कहाँ पता होता है, लेकिन आज तो मालूम है ना। पर उस समय अगर आप देखें तो वो किसी एक पॉइंट पर नहीं लगता, वो पूरे इंटायर मैग्नेट पर लग रहा होता है। पॉइंट पर लगता हुआ मान सकते हैं, वो अलग बात है। तो जितने मैग्नेटिक फोर्स हैं, जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, जितने आपके ग्रेविटी फोर्स है, सब बॉडी फोर्सेस हैं। और जो आपके सरफेस कांटेक्ट पर लगे वो सरफेस फोर्सेस है। तो आप ध्यान रखिएगा, अप्लाइड फोर्स, नॉन अप्लाइड फोर्स। नॉन अप्लाइड में सेल्फ वेट है, सपोर्ट रिएक्शन ये लगाया नहीं गया, सपोर्ट रिएक्शन आया है। तो सपोर्ट रिएक्शन आपको लगाया नहीं गया है, सपोर्ट रिएक्शन क्या है, आ गया है। अप्लाइड में पॉइंट फोर्स हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हो सकता है। अब देखिए, बॉडी और सरफेस फोर्स, बॉडी और सरफेस फोर्स अप्लाइड भी हो सकते हैं, नॉन अप्लाइड भी हो सकते हैं। अगर इंटायर वॉल्यूम में आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप मैग्नेट से मैग्नेट में फोर्स लगा रहे हैं, तो इन अप्लाइड तो है पर वो भी बॉडी फोर्स है। तो बॉडी और सरफेस फोर्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट के तरीके से क्लासिफिकेशन। आगे एक आपको हम बताएंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो एक अलग नजरिया होगा और कोई बात नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि फोर्स का अगर नजरिया बदल के देखो तो उसी फोर्स को अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी और सरफेस फोर्स में सारी पूरी फोर्सेस को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ बॉडी में जाएंगे, कुछ आपके सरफेस में आएंगे। तो एक समझदारी रहे और कोई बात नहीं, पर हम सब लोग अपने स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो अप्लाइड फोर्सेस आर पॉइंट फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। अब पॉइंट फोर्स क्या है? अरे भाई, पॉइंट फोर्स क्या है? पॉइंट फोर्स कोई होता नहीं, बस ये कह सकते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स, जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बहुत कम डायमेंशंस पर लगे, तो उसी को हम पॉइंट फोर्स बोल देते हैं। या पॉइंट फोर्स का दूसरा नाम है, इस प्यार का क्या नाम दे, तो इस प्यार का दूसरा नाम है कंसंट्रेटेड फोर्स। कंसंट्रेटेड फोर्स, इसी को ये सांद्र कर दिया गया, सबको एक ही जगह लाके लगा दी। जैसे आप लोग क्या होता बचपन में, सन की लाइट को कंसंट्रेट करके पेपर जलाने की कोशिश कर रहे थे, माचिस जलाने की कोशिश कर रहे थे, याद है कि नहीं? वही सब चीजें। तो पॉइंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज कंसंट्रेटेड फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। इट मे बी बॉडी फोर्स की पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। If the force is distributed on the entire volume of the object, then force is known as body force. And if the force is distributed on the area of the, on the surface of the, on the land of the contact, then
force is known as distributed surface force, and distributed surface force may be basically तीन तरीके का, uniformly distributed, यूनिफॉर्मली वेरिंग। एक बार आप सोचिएगा, फील करिएगा कि छत पर जब आप गेहूं फैला रहे होते हैं, छत पर गेहूं फैला रहे होते हैं, छत पर गेहूं का वेट जो होता है, ग्रेन्स जो होते हैं, गेहूं जानते होंगे कुछ लोग, गेहूं भी नहीं जानते होंगे, केवल आटा फ्लोर से वो रोटी बना रहे हैं बस, और शायद बना भी नहीं रहे हैं, बापू मम्मी बना के देंगे जो। पर कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि आटा बना कैसे। आटा ऐसे गए खेत से तोड़ लाए आटा आटा। चलिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आटा आपको आटे के फॉर्म में नहीं मिलता, उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है, गेहूं के फॉर्म में रहता है वो भी। और भी किसान होंगे तो गेहूं बोते हैं, फसल आती है, फिर गेहूं तोड़ के मड़ाई उड़ाई करके सब चीजें आप, ठीक है। क्लियर हुआ ना सब कुछ? चलिए खैर, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अप्लाइड फोर्स और नॉन अप्लाइड में। सरफेस फोर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक यूनिफॉर्म रेट से है, पूरे सरफेस पर फैला हुआ। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, और उसके बाद यूनिफॉर्मली वेरिंग। तो यूडीएल को आगे हम बताए भी होंगे और नहीं बताए होंगे तो बताएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसे होता है, इसमें आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन जो किया वो कांस्टेंट रेट से, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ पर जो रेट ऑफ लोड न्यूटन पर मीटर रहेगा, वो क्या रहेगा, या न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका क्या होगा, लोड कॉन्स्ट, रेट ऑफ लोड कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग को हम ट्रायंगुलर शेप में दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। ये ट्रायंगुलर और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को आप सब लोग किसी भी शेप का लोडिंग हो सकता है, साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, उसको हम सब लोग नहीं जान सकते। क्लियर हुआ? तो अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आपको वेरियस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। एफबीडी ऑफ वेरियस बॉडी, आपको ढेर सारे बॉडीज दिए गए, उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। कुछ अभी बनाएंगे, कुछ आने वाले क्लास नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, जिससे क्या होगा ना कि आपको 2-3 लेक्चर्स में चीजें फ्री बॉडी डायग्राम चलता रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, केवल मैकेनिक्स का ये अपना एक ही अलग ही दायरा है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, आप ध्यान, मैकेनिक्स समझ में आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में आ जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, बिना एफबीडी के आप प्रेशर मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। पूरा फोर्स फोर्स एनालिसिस है यार, पूरी फ्लूइड आपकी फोर्स है। एहसास तो होना चाहिए, पिचकारी से अगर कोई पानी मारे, कोई रंग मारे, होली के त्योहार हैं, शायद होली के समय हम सब लोग ये क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, तो होली के दिन आप ये महसूस करिए कि किसी ने अगर पिचकारी से आपको रंग मार दिया, तो एक कलर में मत जाइए, क्योंकि आप इंजीनियर हैं। तो आप ये महसूस करिए, क्या उस वाटर से आपको चोट लग रही है, क्या उस वाटर से आपको चोट लग रही है। और अगर आपको चोट लग रही है तो ध्यान रखिए, उस वाटर में ताकत है आपको ढकेल देने की। आप ये हैं, आप ऐसे हैं कि आप उसको रोक पा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो खैर चलिए, अब इसमें मान लीजिए इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो भैया बॉल तुम अलग आओ पहले। अब बॉल बॉल ही रहेगा, बॉल तो बॉल ही रहेगा ना, कि बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं रेक्टेंगुलर गुटका मिलने लगे आपको, नहीं गुरुजी, बॉल तो बॉल ही रहेगा। बॉल तो आपका क्या रहेगा, बॉल ही रहेगा। चलो, अब बॉल की डायमेंशंस का क्या होगा, बॉल की डायमेंशंस का क्या होगा, क्या बॉल बड़ा छोटा हो जाए? नहीं, जैसा था वैसा रहेगा। अब इसको अलग किए, पहला सिस्टम, इसको अलग करो। अलग करने के बाद इस पर इसका वेट दिखा दो, डब्ल्यू दिखा दो, वेट तुरंत दिखाया करो। और जैसे वेट दिखाओगे, क्या यहां कांटेक्ट पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा? क्या यहाँ कांटेक्ट पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा? बिल्कुल। हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। और कोई बल अगर हो तो आप हमें सजेस्ट करें।
इन दोनों के अलावा, वेट और नॉर्मल रिएक्शन के अलावा अगर कोई भी फोर्स लग रहा हो तो आप हमें बताएं। हमें नहीं लगता कि कोई और फोर्सेस लग रहे हैं, केवल इन दोनों फोर्सेस के अलावा। ऐसे इसमें अगर हम, ये तो इसके लिए हो गया, ऐसे अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और बॉल की ही बात करें तो बॉल ऐसे रहेगा। छोटा बड़ा यार थोड़ा हाथ कप सकता है, बुढ़ौती आ गई, दो बच्चों के बाप हैं तो तो यहाँ पर, अब गुरुजी कहोगे सर वेट नीचे क्यों दिखा दिए? अरे यार वो भी नीचे है, ये भी नीचे ही है, लगता हुआ केवल आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर दिखाएं। ये भी तो डाउनवर्ड है, ये भी तो डाउनवर्ड है, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेट हो गया। क्या तुरंत आप बताइए, क्या तुरंत आपको नॉर्मल रिएक्शन यहां पर दिखेगा? यहां पर कांटेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल? और क्या रस्सी ने इसको रोका है? क्या रस्सी ने इसको ऐसे रोका है? तो रस्सी ने ऐसे रोका है। तो अगर रस्सी ने रोका है तो ध्यान रखिए, यहां इन तीनों के अलावा यहां पर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। तो दो डायग्राम, मतलब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम आप बना दिए, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना दिए। अगले केसेस को हम सब लोग अगले लेक्चर में करेंगे, सारे केसेस का वन बाय वन फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस तीनों के अलावा अगर कोई फोर्स हो तो आप बताइएगा। हमारे ख्याल से इतने ही एक्सटर्नल फोर्स है। क्या करना है, बॉडी को अलग किए, सिस्टम से अलग किए, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस शो कर दिए। ठीक है, समझ में आया? तो आगे हम सब लोग आने वाले समय में और भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप रेगुलर क्लास करिए, आपको गारंटी सिखा के ही मानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।